आधुनिक भारत के अंतर्गत भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार पढ़ा रहा हूं मैं। सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार किया। प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र का परिणाम था। वो अंग्रेजों की वास्तविक विजय नहीं थी, लेकिन बक्सर के युद्ध ने बंगाल पर अंग्रेजों के अधिकार की वैधानिक पुष्टि कर दी, क्योंकि अंग्रेजों ने इसी किसी षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप नहीं बल्कि अपने सैनिक बल से जीता था। अंग्रेजों ने अपनी सैनिक बल से भारत के तीन राजाओं को पराजित किया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम को, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को एक साथ एक ही युद्ध में पराजित किया था। परिणाम स्वरूप बंगाल अब कंपनी के कदमों में आ चुका था और बंगाल पर उनके वैधानिक अधिकार की पुष्टि हो चुकी थी। यानी अब कंपनी बंगाल में सर्वे सर्वा बन चुकी थी। ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। वास्तव में द्वैत शासन के माध्यम से भी बंगाल को लूटा गया। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल की लूट प्रारंभ हुई और इस लूट को अंजाम दिया द्वैत शासन ने, ऐसे समझ सकते हैं। द्वैत शासन लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज थी। ठीक है। इसकी व्यूह रचना लॉर्ड क्लाइव ने की थी कि बंगाल पर द्वैत शासन कैसे किया जाए। द्वैत शासन 1765 से लेकर 1772 तक चला था। द्वैत शासन 65 से 72 तक के काल में चला था। ये था क्या, इसको समझने से पहले मुगल प्रांतों के अधिकारियों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मुगल प्रांतों में दो तरह के अधिकारी होते थे, एक सूबेदार और दूसरा दीवान। सूबेदार का काम कानून व्यवस्था और सैनिक कार्य था। कानून व्यवस्था का कार्य देखता था और सैनिक कार्य देखता था। और दूसरा था दीवान। दीवान का मुख्य काम राजस्व वसूली और वित्त व्यवस्था था। दो तरह के अधिकारी थे मुगल प्रांतों में। बंगाल भी मुगलों का एक प्रांत था, है ना। बंगाल भी मुगलों का एक प्रांत था। बंगाल में ये दो तरह के अधिकारी होते थे। ये दोनों अधिकारी मुगल बादशाह के प्रति उत्तरदायी होते थे और साथ ही एक दूसरे को नियंत्रित भी करते थे, है ना। यानी चेक बैलेंस के माध्यम से मुगल बादशाह प्रांतों पर राज्य करते थे। दो तरह के अधिकारी नियुक्त करते थे और ये दोनों अधिकारी एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते थे। ठीक है। यानी विद्रोह की संभावना प्रांतों में नहीं रह जाती थी। लेकिन औरंगजेब के काल में मुर्शिद कुली खान ने मुगलों से बंगाल को पूरी तरह से आजाद कर लिया और अपनी बंगाल की आजादी की घोषणा कर दी। यानी मुर्शिद कुली खान के समय से बंगाल में ये दोनों काम बंगाल के नवाब देख रहे थे। ठीक है, आप इतना समझ गए। अब बक्सर युद्ध के बाद की घटना देखते हैं। बक्सर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह को भी पराजित किया था, है ना। तो मुगल बादशाह को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने 12 अगस्त 1965 को मुगल बादशाह के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि की। पराजित किया है तो उससे कुछ मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, तो इसीलिए इलाहाबाद की प्रथम संधि की गई। डेट याद रख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। जो भी फैक्ट व्हाइट बोर्ड पर लिखा होता है उसे तो सबसे महत्वपूर्ण माने, लेकिन लिखे वही जैसे मैं बोलता हूं। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल बादशाह के साथ की, क्योंकि वो भी पराजित हुआ था अंग्रेजों से। संधि में मुख्य बात ये थी कि अंग्रेजों ने कहा कि आप मुझसे 26 लाख रुपए वार्षिक लीजिए। हर वर्ष हम आपको 26 लाख रुपए वार्षिक देंगे। किसे? मुगल बादशाह को। बदले में मुझे क्या चाहिए? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी आप मुझे दे दीजिए। 26 लाख रुपए वार्षिक लीजिए और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मुझे दे दीजिए। यही इलाहाबाद की संधि की मुख्य बात थी। ठीक है। यानी कि अंग्रेजों ने 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले मुगल बादशाह से बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली। बंगाल में ही बिहार और उड़ीसा शामिल थे, ऐसे समझ सकते हैं। तो बंगाल की दीवानी उन्होंने 26 लाख रुपए में प्राप्त की थी। तो कभी कभी ये पूछ देता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को कितने रुपए में मिली थी? 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले मिली थी। किसने दिया था ये दीवानी का अधिकार? दीवानी मतलब राजस्व वसूली और वित्त का अधिकार प्राप्त कर लिया था। यानी अब राजस्व वसूली बंगाल का नवाब नहीं करेगा। कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे राजस्व वसूली। बहुत बड़ा अधिकार मिल गया था ये अंग्रेजों को। वास्तव में ये भारत में अंग्रेजों की या कंपनी की सबसे बड़ी सफलता थी, दीवानी का अधिकार मिल जाना। इसके मिल जाने के बाद तो हर कुछ स्वयं मिल जाता है। पैसे का अधिकार मिल गया तो बाकी अधिकार अपने आप कदमों में आ जाएंगे। इसके बाद कंपनी ने बंगाल के अल्प आयु नवाब को, कौन था बंगाल का अल्प आयु नवाब? नजमुद्दौला, है ना। बक्सर के युद्ध के समय मीर जाफर नवाब था, क्योंकि मीर कासिम को हटा दिया गया था। तो जब मीर जाफर की 65 मृत्यु होगी तो उसके अल्प वयस्क पुत्र नजमुद्दौला को उन्होंने नवाब बना दिया था, मुखौटे के तौर पर, ताकि बंगाल की जनता समझेगी कि हमारा नवाब नजमुद्दौला है।
लेकिन धीरे धीरे नजमुद्दौला के सारे अधिकार कंपनी ने छीन लिए, उसको केवल मुखौटा बना दिया। यानी लूटपाट मचाओ, और दोषी कौन करार दिया जाएगा? नवाब, है ना, दोषी नवाब करार दिया जाएगा और शक्ति सारी हमारे हाथों में। तो इसके बाद कंपनी ने बंगाल के अल्प आयु नवाब को 53 लाख रुपए देकर उससे बंगाल की सूबेदारी, अर्थात सूबेदारी को ही हम निजामत कहते हैं, है ना, इसे दीवानी कहते हैं और इसे सूबेदारी को ही हम निजामत का अधिकार भी कहते हैं। तो 26 लाख के बदले में उन्होंने क्या प्राप्त किया? दीवानी प्राप्त की, और अल्प आयु नवाब को 53 लाख रुपए देकर उसके बदले में बंगाल की सूबेदारी या निजामत का अधिकार भी ले लिया। निजाम नवाब तो रहेगा नजमुद्दौला ही, लेकिन सूबेदारी और निजामत किसके हाथों में आ गई? अंग्रेजों के हाथ में आ गई 53 लाख रुपए के बदले में। ठीक है, अब बंगाल में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार किन्हें मिल गया? कंपनी को मिल गया। यानी कानून व्यवस्था कौन देखेगा? बंगाल में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी को मिल गया, यानी कानून व्यवस्था की देखरेख का अधिकार अब कंपनी को मिल गया। इसके साथ ही न केवल राजस्व वसूली और वित्त का कार्य कंपनी करने लगी, बल्कि कानून व्यवस्था का काम भी कंपनी करने लगी। ठीक है, अब बंगाल में दीवानी और निजामत दोनों कंपनी के हाथों में था। कंपनी ने निजामत के लिए यानी प्रशासनिक कार्यों के लिए मोहम्मद रजा खां को नायब सूबेदार नियुक्त किया। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार किसको मिल गया था? कंपनी को। तो कंपनी ने निजामत के कार्य के लिए किसको नियुक्त किया? मोहम्मद रजा खां को नायब सूबेदार, यानी सूबेदार कौन है? अब सूबेदार वास्तव में अंग्रेज है। तो कंपनी ने नायब सूबेदार मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया, और दीवानी के कार्य के लिए अर्थात राजस्व वसूली के लिए, है ना, उप सूबेदार यानी कानून व्यवस्था के लिए किसे नियुक्त किया? रजा खां को, और राजस्व वसूली के लिए अर्थात दीवानी के कार्य के लिए 3 उप दीवान नियुक्त किए। उप दीवान कौन कौन? बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में राजा सिताब राय, उड़ीसा में राय दुर्लभ। वास्तव में ये सारे कार्य किसकी इच्छा से चलते थे? अंग्रेजों की इच्छा से चलते थे, चाहे कानून व्यवस्था हो चाहे राजस्व की वसूली। ये तीनों लिखने के बाद देखिए, इसके बाद राजस्व वसूली और कानून व्यवस्था दोनों कार्यों की देखरेख अंग्रेजों के हिसाब से चलती थी। केवल मुखौटा भारतीयों को बना दिया गया था, इस बात को आप लिखेंगे। यानी इच्छा और नियंत्रण तो अंग्रेजों का था, लेकिन मुखौटा नवाब सहित भारतीयों को बना दिया गया था। ठीक है, द्वैत शासन क्या है आप समझते हैं। द्वैत शासन जिसका जन्मदाता लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है और जिसकी शुरुआत 1765 ईस्वी में मानी जाती है। ठीक है, उसका मूल तत्व यह था कि बंगाल में वास्तविक निजामत और दीवानी का वास्तविक अधिकार, बंगाल में निजामत और दीवानी का वास्तविक अधिकार तो कंपनी के हाथों में था। 26 लाख रुपए के बदले में और 53 लाख रुपए के बदले में, है ना, कंपनी के हाथों में था। लेकिन उत्तरदायित्व तो किसका था? नवाब का था, क्योंकि अभी बंगाल का नवाब था, है ना। कंपनी ने प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व तो नहीं लिया था, शक्ति केवल ले ली थी। उत्तरदायित्व कंपनी ने शक्ति अपने पास रख ली और उत्तरदायित्व दे दिया नवाब को, है ना। तो वास्तविक अधिकार कंपनी के हाथों में, लेकिन उत्तरदायित्व तो नवाब का था। कंपनी दीवानी और निजामत भारतीयों के माध्यम से करती थी। दीवानी और निजामत किसके माध्यम से करती थी? भारतीयों के माध्यम से, जबकि वास्तविक अधिकार कंपनी ने अपने हाथों में रखा। ठीक है, वास्तविक अधिकार अपने हाथों में रखा। नेक्स्ट, यानी एक तरफ तो उत्तरदायित्व विहीन अधिकार कंपनी का, उत्तरदायित्व विहीन अधिकार, अधिकार तो है लेकिन उत्तरदायित्व तो नहीं है, और दूसरी तरफ अधिकार विहीन उत्तरदायित्व नवाब का। अधिकार विहीन उत्तरदायित्व नवाब का, उत्तरदायित्व तो है कोई भी गड़बड़ी करने के लिए, लेकिन कोई भी गड़बड़ी हो तो उत्तरदायित्व नवाब का, लेकिन अधिकार उसके पास नहीं है, है ना। तो उत्तरदायित्व विहीन अधिकार कंपनी का, अधिकार विहीन उत्तरदायित्व नवाब का। यही द्वैत शासन का मूल तत्व है। द्वैत शासन का अर्थ है दोहरा शासन, यानी कंपनी का भी शासन और नवाब का भी शासन, लेकिन कंपनी के पास उत्तरदायित्व विहीन अधिकार, नवाब के पास अधिकार विहीन उत्तरदायित्व। यह है दोहरा शासन अर्थात द्वैत शासन। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? कंपनी ने निजामत अपने हाथों में रख तो लिया था, लेकिन कानून व्यवस्था में उनकी रुचि नहीं थी। बंगाल में कानून व्यवस्था बनी रहे, प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चले, इस काम में कंपनी की रुचि नहीं थी। उनकी नजर कहां पे थी? राजस्व वसूली पर थी मुख्य रूप से। तो
कानून व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो कंपनी ने स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप बंगाल में कानून व्यवस्था ठप पड़ गई। चारों तरफ अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। ऐसा लिखेंगे, कंपनी ने कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं ली क्योंकि उनकी नजर राजस्व वसूली पे थी। परिणाम स्वरूप बंगाल में अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। नेक्स्ट, व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ। द्वैध शासन के दौर में कंपनी ने दस्तक का खूब दुरुपयोग किया। परिणाम स्वरूप एक तरफा शुल्क मुक्त व्यापार हुआ। कंपनी द्वारा एक तरफा शुल्क मुक्त व्यापार हुआ, यानी भारतीय व्यापारियों पर तो शुल्क लगता ही था। तो व्यापार एक तरफा शुल्क मुक्त व्यापार के चलते व्यापार वाणिज्य का बंगाल में पतन हुआ। बंगाल का कपड़ा उद्योग चौपट हो गया। उसमें बंगाल कपड़ा उद्योग के लिए पूरे विश्व में जाना जाता था। बंगाल का रेशम कपड़ा का उद्योग काफी फेमस हुआ करता था। तो कपड़ा उद्योग चौपट हो गया। कैसे? इंग्लैंड में कंपनी के डायरेक्टरों ने कंपनी के भारतीय अधिकारियों को एक आदेश दिया। इंग्लैंड में कंपनी के डायरेक्टर होते थे, तो कंपनी के डायरेक्टरों ने कंपनी के भारतीय अधिकारियों को कंपनी के अधिकारियों को भारत में निर्देश दिया कि आप भारत में कपड़ा उद्योग यानी रेशम कपड़ा के निर्माण को हतोत्साहित करिए। कपड़े का निर्माण नहीं होना चाहिए। डायरेक्टरों ने कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि भारत में कपड़ा उद्योग को हतोत्साहित करें और कच्चा रेशम के उत्पादन को प्रोत्साहित करें। ध्यान से सुन रहे हैं आप, कपड़ा उद्योग को हतोत्साहित करें और कच्चा रेशम के उत्पादन को प्रोत्साहित करें। कच्चा रेशम अर्थात रेशम का धागा, ठीक है, यानी भारतीयों को कपड़ा मत बनाने दीजिए, उन्हें केवल रेशम का धागा बनवाइए और वो रेशम का धागा इंग्लैंड भेजिए। फिर उसी रेशम के धागे से हम रेशम का कपड़ा बनाकर भारत में बेचेंगे। अगर भारत रेशम का कपड़ा बनाएगा तो हम क्या बेचेंगे? तो कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों ने भारतीय दस्तकारों को जो कि कपड़ा बनाते थे हतोत्साहित किया और उन्हें रेशम का धागा लपेटने के लिए मजबूर किया। ठीक है, रेशम का धागा लपेटने के लिए यहाँ के जुलाहों को मजबूर किया जाता था। जुलाहों को मतलब दस्तकारों को। परिणाम यह हुआ कि बहुत से बंगाल के जुलाहों ने अपने अंगूठे काट लिए, क्योंकि जब अंगूठे ही नहीं रहेंगे तो आप हमसे धागा कैसे लपेटवाएंगे। यानी कि इतना मजबूर किया जाता था, अत्याचार किया जाता था, सस्ते दामों पर तैयार करवाया जाता था उनसे धागा। समझ सकते हैं आप कि जब सारी शक्ति अंग्रेजों के हाथों में थे तो पैसा पर्याप्त नहीं देते थे, सस्ते में धागा लपेटवाते थे। परिणाम स्वरूप बहुत से जुलाहों ने अपने हाथ के अंगूठे काट लिए ताकि हम बच जाए किसी तरह से। ठीक है, किसानों ने अत्यधिक राजस्व वसूली के कारण खेती किसानी छोड़ दिया। ये सब प्रभाव पड़ रहा है द्वैध शासन का। अत्यधिक राजस्व वसूली के चलते खेती किसानी छोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ? हुआ ये कि कंपनी के अधिकारियों ने किसानों से राजस्व वसूली का कार्य अधिक से अधिक बोली लगाने वालों को दिया। राजस्व वसूली, भू राजस्व वसूली का कार्य अधिक से अधिक बोली लगाने वालों को दिया। यानी जो कहता था कि हम किसानों से अधिक भू राजस्व वसूल सकते हैं, उसी को राजस्व वसूली का अधिकार दिया जाता था, ठेके पर दिया जाता था, है ना। नीलामी की जाती थी अधिकार की कि जो सबसे ज्यादा वसूली की जिम्मेदारी लेगा उसी को भू राजस्व की वसूली का अधिकार दिया जाता था। परिणाम स्वरूप राजस्व वसूलने वालों ने वो भारतीय ही होते थे। भाई अधिकार दे देंगे तो अपने लोगों पर मनमाना अत्याचार करेंगे क्योंकि उन्हें भी उसका पैसा मिल रहा है। तो परिणाम स्वरूप भारतीय किसानों का भू राजस्व वसूली के लिए खूब शोषण हुआ। क्यों? क्योंकि अधिकार उन्हें दिया गया जो अधिक से अधिक वसूली करने की बोली लगाते थे। तो परिणाम स्वरूप किसानों का भू राजस्व वसूली के लिए खूब शोषण हुआ। इसके परिणाम स्वरूप किसानों ने खेती किसानी छोड़ दिया और भाग गए। ठीक है, तो खेती किसानी छोड़ने के कारण बंगाल में खाद्यान्न उत्पादन में अचानक गिरावट आई। इसके परिणाम स्वरूप 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल में बंगाल की 1 करोड़ आबादी भूखमरी की शिकार हो गई, अर्थात साफ हो गई, है ना, भूखमरी की शिकार हो गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने द्वैध शासन के ऊपर इंग्लैंड की संसद में टिप्पणी किया। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में नहीं आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में भारत आया, 1784 में आया। अभी 1770 की बात हो रही है। लेकिन उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस इंग्लैंड की संसद में एक सदस्य था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने द्वैध शासन पर इंग्लैंड की संसद में टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की? दुनिया में कोई भी सरकार इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी नहीं हो सकती जितनी भारत में कंपनी की सरकार है। दरअसल कंपनी कोई इंग्लैंड की संसद नहीं थी, कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी।
वो व्यापार करने वाली कंपनी थी। इंग्लैंड की संसद से उसे मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की उसे मान्यता प्राप्त थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार का अधिकार, आपने पढ़ा होगा कि शुरू में इंग्लैंड की महारानी ने 15 वर्षों के लिए दिया था। ठीक है, इंग्लैंड की महारानी ने 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने का अधिकार 15 वर्षों के लिए दिया था। इसे व्यापार का चार्टर कहा जाता था। चार्टर, हर 15 साल बाद इस चार्टर का नवीनीकरण किया जाता था, यानी 15 साल बाद कंपनी के व्यापार का अधिकार समाप्त हो जाता था तो कंपनी फिर से चार्टर का नवीनीकरण करती थी संसद के पास जाके। ठीक है, तो संसद की बुराई नहीं थी इंग्लैंड की संसद की। संसद तो नजर रखने का प्रयास करती थी, लेकिन इतने दूर देश में कंपनी पर पूरी तरह से नजर कैसे रखा जाए, है ना। तो इसी पर कॉर्नवालिस ने ये टिप्पणी की थी। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने, हाँ इसमें एक चीज भूल गया, कॉर्नवालिस ने इंग्लैंड की संसद में द्वैध शासन के बारे में कहा था, यानी 1765 से 1772 के काल के बारे में कहा था। 1765 से 1772 के काल में कहा था कि दुनिया में कोई भी सरकार इस काल में इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती, लोभी नहीं है जितना कि भारत में कंपनी की सरकार। साथ ही प्रसिद्ध भारतीय इतिहास के पनिक्कर ने इस काल को, द्वैध शासन के काल को, यानी 65 से 72 तक के काल को बेशर्मी और लूट का काल कहा। ठीक है, हमने इतना कुछ पढ़ाया बताया, लॉर्ड कॉर्नवालिस पर बहुत बात नहीं हुई, यानी गवर्नर जनरलों की बात भी साथ में चलनी चाहिए। जो जरूरी बातें हैं गवर्नर जनरलों की वो मैं बताता हुआ चलूंगा, लेकिन मेरा बल अभी अंग्रेजों द्वारा भारत में साम्राज्य विस्तार पर है ना। गवर्नर जनरलों की स्टडी के लिए एक अलग चैप्टर होगा जिसमें आप गवर्नर जनरलों के प्रमुख कार्यों का अवलोकन करेंगे। फिर भी यहाँ पे इतना उल्लेखित कर दूं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1758 में बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था, देख रेख की जिम्मेदारी दे दी गई थी गवर्नर के रूप में। 1758 में कॉर्नवालिस कह रहा हूं मैं, लॉर्ड क्लाइव ने कुछ प्रशासनिक सुधार किए, जैसे कि उसने भारतीय अधिकारियों से अंग्रेजों को उपहार प्राप्त करने पर रोक लगा दी कि आप भारतीय अधिकारियों से, नवाब हो चाहे अन्य अधिकारी, उनसे उपहार प्राप्त नहीं करेंगे। साथ ही क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार के लिए दस्तक के दुरुपयोग पर भी रोक लगा दी। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग पर भी क्लाइव ने रोक लगा दी। तीसरा सुधार उसने क्या किया था, उसने, लॉर्ड क्लाइव ने 1767 में अंग्रेज सैनिकों को जो दोहरा भत्ता दिया जाता था, ठीक है, यानी कि अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां होती थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। जो अंग्रेज सैनिक इस प्रेसिडेंसियों के बाहर जाकर काम करते थे उन्हें दोहरा भत्ता दिया जाता था। ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव ने 1767 में अंग्रेज सैनिकों को दिए जाने वाले दोहरे भत्ते पर रोक लगा दिया और कहा कि दोहरा भत्ता उन्हीं सैनिकों को मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में काम करेंगे, यानी बंगाल बिहार में काम करेंगे। इसके खिलाफ अंग्रेज अधिकारियों और सैनिकों ने प्रतिक्रिया की, विशेष रूप से इलाहाबाद और मुंगेर, इलाहाबाद बंगाल में तो पड़ता नहीं था, तो इलाहाबाद और मुंगेर के अंग्रेज सैनिकों ने प्रतिक्रिया की। इसे ही श्वेत विद्रोह का नाम दिया जाता है। प्रतिक्रिया कैसे दी कि अगर आप दोहरा भत्ता हमें नहीं देंगे तो हम तुरंत त्याग पत्र दे देंगे, हम काम आगे जारी नहीं रखेंगे। इसे ही श्वेत विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। ये सवाल पूछा जाता है कि श्वेत विद्रोह किसके काल में हुआ था, आप कहेंगे लॉर्ड क्लाइव के काल में हुआ था। ठीक है, ये था दोहरा शासन, द्वैध शासन। बंगाल पर अधिकार पूरी तरह से हो गया है अब अंग्रेजों का। इसके बाद हम मैसूर पर अंग्रेजों के अधिकार के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।